आज की भेंट वार्ता में हमारे साथ हैं श्री राजीव रंजन जी, जो हमारे क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सेवी और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। इन्हीं से हम वार्ता करते हैं और विशेष जानकारी उन्हीं से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले महोदय, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप मिथिला न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, सबसे पहले हम इस वार्ता की शुरुआत करते हैं कि आप 2000 में जदयू से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी, तो बाद में फिर क्षेत्र से बिलगाव क्यों हो गया ऐसा? देखिए, बिलगाव नहीं, मैं एक्चुअली मेरा आपको पता है कि मैं व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा यहाँ रहना होता नहीं है। और जनता दल यूनाइटेड से मैं 2000 में चुनाव लड़ा था, तो जनता दल यूनाइटेड उस समय भी भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का एक घटक दल था और आज भी जनता दल यू एनडीए का घटक दल है। मूल रूप से हम भाजपा विचारधारा से प्रभावित हैं और वर्तमान नेतृत्व से तो हैं ही। इसलिए राजनीति में ज्यादा समय न देने के कारण, अपने लोगों का सेवा न करने के कारण, उनके सुख दुख में उपस्थित नहीं रहने का एक कारण है कि हमने फिर से चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया। जी, 2000 के चुनाव में आपने करीब 20,000 वोट पाए थे। आप मोदी जी, नीतीश जी के शुरू से समर्थक रहे हैं। 2020 के चुनाव में आप प्लूरल्स पार्टी के समर्थक हो चुके थे। एक देवी नई आई थी, पुष्पम प्रिया। पूरे राज्य में उन्होंने चुनाव लड़ा था 243 सीट पर और कुल वोट 2,09,000 उन्होंने पाया था और आपने पूरा समर्थन किया था। फिर भी विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में केवल 552 वोट मिले थे प्लूरल्स पार्टी को। तो ऐसा क्या रहा इसमें? देखिए, ऐसा है कि पार्टी के अंदर रह करके भी अपने नेतृत्व, अपने नेता तक आवाज उठाने के लिए, पहुंचाने के लिए कभी कभी दूसरी प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन करना पड़ता है। मैं पुष्पम प्रिया चौधरी को जानता नहीं था, बट इतना तो था कि एक युवा महिला हैं, लड़की हैं और उनका एक राजनीतिक परिवार से संबंध रहा है। उस समय भी उनके पिताजी विधान परिषद के सदस्य रहे थे और बिहार में एक अच्छे युवा नेतृत्व और विकल्प की जरूरत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसलिए मैंने कोई उनको राजनीतिक समर्थन नहीं, हाँ वो आगे आई तो उनको इंकरेज करने के लिए एक मेरे तरफ से समर्थन था। और अगर हमारी सरकार, जिस विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं, जिस पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, अगर वहां कुछ इस तरह की गलतियां होती है तो जनता दरबार में या सरकार के सामने, अपने नेता के सामने कभी कभी अपनी मांगों को रखा जाता है, उठाया जाता है। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, तभी तो हमारी सरकार हमारी बात को सुनेगी, हमारे नेता तो सुनेंगे। जी, अभी आपका एक पोस्ट मैंने पढ़ा था कि आप अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं के साथ वापस आ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी योजना है? देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी बात है, ये बड़ा ही रोचक सवाल है आपके द्वारा। आज से नहीं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से उन्होंने लगातार एक प्रयास किया है कि हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिले, काम मिले, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं शुरू करी। और जो लोग काम करना चाहते हैं वो लोग काम आज कर भी रहे हैं। हमारे सिस्टम के तहत कुछ खामियां हैं जिसके लिए हमारे युवा साथियों को जो सहायता मिलनी चाहिए बैंकों की तरफ से वो नहीं मिल पाती है, नहीं मिल पा रही है। ये एक दुर्भाग्य है। ये भी उतना ही सच है कि हमारे देश में और खास करके बिहार में युवाओं में एक निराशा का भाव है। मैं इस चीज को समझ सकता हूँ। लोग, हमारे युवा दिग्भ्रमित हैं, उनके पास कोई काम नहीं है
दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो काम करना भी नहीं चाहते हैं, वो अपना फालतू का समय जाया करते हैं। कुछ मैक्सिमम जो हमारे युवा साथी हैं वो बिहार से पलायन कर गए और वो आज किसी न किसी प्रदेश में जा करके अपना काम कर रहे हैं, और उसके लिए तो हमारी सरकार दोषी है कि उनके पलायन को जो रोकना चाहिए था वो नहीं रोक पाई, और नतीजा ये हुआ यहाँ से बड़े ही बृहद पैमाने पर युवाओं का पलायन हुआ। रही बात हमारी, हम एक छोटा सा व्यवसायी हैं, मेरे दिल में कुछ है, बहुत ज्यादा तो नहीं, कुछ अपने युवा साथियों को अपने साथ जोड़ के अगर उनके लिए कुछ काम यहाँ पे मुहैया कराऊं तो मैं समझूंगा कि शायद मैंने कुछ अपने लिए किया, अपने गांव के लिए, समाज के लिए, पंचायत के लिए किया। उसमें मैं सतत प्रयासरत हूं और कुछ फैक्ट्री वगैरह की बात चल रही है। मैं एक फैक्ट्री के लिए काम शुरू भी किया हूं, ऑलरेडी आपने देखा होगा कि काम चल रहा है। दूसरा, अभी हमारी बिहार सरकार में बिजली विभाग से बातचीत हुई है, मैं यहाँ पे सोलर प्लांट लगाना चाहता हूं जिससे कि 2 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हमारे निकटतम फीडर को किया जाए। उस पर मैं काम कर रहा हूं और बहुत जल्द मैं मुख्यमंत्री जी के पास ये प्रस्ताव लेकर के जाऊंगा कि मैं नॉर्थ बिहार में समस्तीपुर जिले में हमारी अपनी खुद की जमीन है, उस जमीन पे मैं सोलर प्लांट लगाना चाहता हूं। और हमारी सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों ही इसमें सब्सिडी दे रही है और काफी उत्साहजनक परिणाम आ रहे हैं, लोग मुखातिब हो रहे हैं। तो आप ये समझिए कि अगर मैं 2 मेगावाट का प्लांट लगाता हूं तो उसकी कॉस्टिंग 6.5 करोड़ से 7 करोड़ रुपया आती है। तो 7 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट करने के बाद कम से कम 10-12 लोगों को तो जॉब मिल ही जाएगा। उसके अंदर में उनको ट्रेन करेंगे और उनसे और भी बहुत सारी फैक्ट्री हैं स्टार्टअप इंडिया के तहत जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, छोटे छोटे हैं, ताकि 1 यूनिट एक युवा साथी को दिया कि भाई तुम इसको चलाओ, तुम्हारा जो प्रोडक्ट होगा उसकी मार्केटिंग हम करेंगे, तुम्हारे लिए फिनांस की भी व्यवस्था हम बैंकों से करेंगे। तो इस सब तरह का है। तो फिलहाल थोड़ा सा मैं नवंबर तक भी व्यस्त हूँ अपना कुछ पारिवारिक कार्यक्रम के लिए। उसके बाद पूरा फोकस रहेगा हमारे युवाओं को, कम से कम हम अपने क्षेत्र के युवाओं के साथ जुड़ करके उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। अच्छा, एक चीज देखने में आता है कि आप क्षेत्र की राजनीति में कम भागीदारी करके केंद्रीय राजनीति में कुछ बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। ऐसा है कि देखिए, राजनीतिक सोच विचार, राजनीतिक विचारधारा है, राजनीतिक सोच के व्यक्ति हैं, भारत की राजनीति को देखते हैं, समझते हैं। और खास करके जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से मैं काफी उनसे प्रभावित हूं कि देश का एक ऐसा बेटा जो गुजरात के एक सुदूर गांव बड़नगर से निकल करके और एक छोटे से अंतराल में, अगर आप ये कहिए तो 2001 में मुख्यमंत्री बने और 2024 साल पहले मैंने भी चुनाव लड़ा था। उस समय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव भी नहीं लड़े थे जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था। और अचानक से 2014 से लेकर 2024 के बीच में ये जो कालखंड है, भारत के इतिहास में जब राजनीति की चर्चा होगी और राजनीति पर जब बातचीत होगी तो ये राजनीति का स्वर्णिम काल लिखा जाएगा जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूं कि जीवन के इस पड़ाव पे अभी शायद उनका 74वां या 75वां जन्म दिवस मनाया गया है। इतना काम करते हैं, इतनी उनकी सीखने की और सिखाने की माने लालसा है उनके अंदर। मैं कैसे कहूं, किस शब्द में उनका वर्णन करूं कि ये व्यक्ति देश के लिए कुछ कर गुजरने का जो तमन्ना लेकर के जो आया था
उसका प्रभाव अब इस देश में दिखाई पड़ रहा है। अब आप ही देखिए कि उनका एक कार्यकर्ता कलकत्ता से छोड़ करके गांव में इतना इन्वेस्टमेंट करके गांव के लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरे उसके लिए प्रयासरत है, जिसमें अभी मैं सोच रहा था क्या करना चाहिए। हमारे गांव की, हमारे जो टोला, हमारा जो 1 नंबर वार्ड है, उस वार्ड के अंदर में जितनी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका पोषण, उनका कपड़ा, उनका किताब कॉपी, उनका अच्छा शिक्षण व्यवस्था हो, इस पर मैं काम कर रहा हूं। और ये प्रस्ताव मैं अपने ग्रामवासियों के साथ कल शेयर करूंगा कि मेरी ऐसी इच्छा है कि अगर आप हमारी सभी बेटियों को अगर हमें गोद दे दें तो मैं कोशिश करूंगा कि इनको पढ़ाया लिखाया जाए और मैं इनको आगे लेके आना चाहता हूं। इसलिए मैं अपने घर के बगल में एक स्विमिंग पूल भी बनवा रहा हूं ताकि बच्चों को तैराकी सिखाया जाए, और हम यहाँ से एथलीट में भी कुछ ट्रेनिंग वगैरह दे करके बच्चों को सिखा उखा करके भेजेंगे, मेरी इच्छा है जी। राहुल गांधी जी से लगता है कि आपकी कोई बचपन से दुश्मनी है। आपने चुनाव के बाद एक पोस्ट किया था कि गधा अगर कुछ छलांग मार दे तो चमचे उसे चेतक समझने लगते हैं। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी को राजनीति विरासत में मिली है, जिसको वो उन्होंने भारत की राजनीति पर अपना अधिकार समझ रखा है। वो ये नहीं समझते हैं कि 21वीं शताब्दी का भारत, जहां पर नेतृत्व एक युवा वर्ग के हाथ में जाना चाहिए और युवा को करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नेतृत्व के लिए आगे बढ़ा रही है। अगर आप कहें तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने अनजान चेहरों को राजनीति में फ्रंट लाइन में लेकर के आया, जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो गए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए, हेमंत बिश्व शर्मा जब कांग्रेस में थे, जब वो भाजपा, मतलब इस पार्टी के अंदर जो लगातार परिवर्तन और संस्कार की बात होती है वो निरंतर जारी रहती है। राहुल गांधी, मैं समझता हूं कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी भारत की राजनीति के लिए फिट नहीं है। वो हो सकते हैं अच्छे आदमी होंगे, बहुत सारे पत्रकार वार्ता में मैं सुनता हूं कि वो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन पत्रकार बंधुओं से, हम लोग पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? किसी को पैर छू के प्रणाम क्यों करते हैं? हाथ जोड़ के प्रणाम क्यों करते हैं? जो व्यक्ति भारत के सनातन और संस्कृति को नहीं जानता हो, जो व्यक्ति यहाँ के समाज में घुला मिला हुआ ना हो, जो व्यक्ति ये नहीं जानता है कि माता पिताजी भाई और बड़ों से कैसे बातचीत की जाती है, वो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो ये कैसे संभव है? अभी आपने देखा होगा, अब मैं समझ रहा हूं कि आप कौन सी बात की बात कर रहे हैं। अभी की बात है कि राहुल गांधी अमेरिका गए थे और अमेरिका में जाकर के उन्होंने भारत को गाली देने के लिए, 140 करोड़ जनता को गाली देने के लिए उन्होंने एक वो क्या बोला जाए, उन्होंने एक फ्रंट चुना, वो अमेरिका का मंच चुना, जहां पर उनकी भेंट होती है गुरवंत सिंह पन्नू, जो सबसे बड़ा आतंकवादी है जिसको खालिस्तान चाहिए, और एक इलाला उमर बोल करके सेपरेटिस्ट है, उससे भी इनकी मीटिंग हुई, जो सोशल मीडिया के तहत बहुत सारे पिक्चर आए जो हम लोगों ने देखा, काफी दुख हुआ। हमारे राजनीतिक मतभेद हमारे नेताओं से हो सकता है, मान लीजिए तेजस्वी हमारे विपक्ष में हैं तो उनसे हमारी राजनीतिक मतभेद हो सकता है, विचारधारा का मतभेद हो सकता है, लेकिन आखिर है तो मेरा भाई ना, हम तो उसको मानेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी तो इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानता है, हम उस संस्कार में पले बढ़े लोग हैं, हम एक दूसरे का इज्जत होते हैं। हाँ, मंच पे होंगे, खूब कोसेंगे, खूब सुनाएंगे, लेकिन वही अगर तेजस्वी हमारे दरवाजे आ जाएंगे तो उनका वही स्वागत करेंगे जैसे हम अपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का करते हैं। तो राजनीतिक मर्यादा को तार तार करने वाला, भारत की राजनीति को मान मर्दन करने वाला, पैरों तले कुचलने वाला एक व्यक्ति है तो वह है राहुल गांधी। और अफसोस तो तब हो जाता है जो उनके साथ उम्र में काफी बड़े हैं, वो भी उनको कुछ अच्छा चीज नहीं सिखा पाते हैं। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने
प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा कि आप अपने कार्यकर्ताओं को वे कार्रवाई करें कि राहुल गांधी के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दिया हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, और जो सवाल उन्होंने उठाए और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के कुकृत्यों पर और उनके किए गए कुकर्मों पे जिस तरीके से प्रहार किया है, मैं समझता हूं कि ये काबिले तारीफ है। हमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वही राहुल गांधी है, यही राहुल गांधी की माता जी हैं और यही राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी हैं, और कांग्रेस के नेता सुप्रिया सिन्हा, पवन खेरा, बीके हरिप्रसाद, दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सिंह सुरजेवाला, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शंकर सिंह बाघेला, आप अगर इन सारे लोग, हमीद अंसारी, सलमान खुर्शीद, इन सारे नेताओं का, मणिशंकर अय्यर, अगर इन सारे लोगों को वक्तव्यों को अगर सुना जाए और उसका एनालिसिस किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये संस्कार है कि हमारे सांसद, राज्यसभा सांसद बिट्टू जी ने तो बस इतना ही कहा कि सबसे बड़ा आतंकवादी राहुल गांधी है। इसमें कोई शक है क्या? आप अगर एक चोर के साथ बैठेंगे, आप अगर एक कारी के दुकान पे और शराब खाना में जाकर के बैठेंगे तो आप शराब ना भी ले रहे हैं तो लोग बोलेगा कि आप शराबी हैं। और गुरवंत सिंह पन्नू जो बात राहुल गांधी कहते हैं उसका अगले दिन प्रेस विज्ञप्ति रिलीज करके गुरवंत सिंह पन्नू वही बात कहता है। इसका मतलब दोनों की सोची समझी राजनीति थी, सोची समझी बातें थी कि भारत को कैसे दुनिया के अंदर में बदनाम किया जाए। तो जो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है और भारत को ही गाली दे रहा है, उसे कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि इस हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग रहते हैं और उसके ये विखंडन और विभाजन वाली राजनीति के वो शिकार नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, कुछ ही महीनों की पहले, अभी हम लोग सितंबर में बैठे हैं, जून के पहले जब हमारे यहाँ लोकसभा का आम चुनाव हो रहा था, यही व्यक्ति वो भारत का संविधान पॉकेट में डाल करके घूम रहा था और कह रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले संविधान को बदलना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आरक्षण का एक जो प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। सभी लोगों ने कहा है कि समीक्षा होनी चाहिए। जो लोग आरक्षण का लाभ ले चुके हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उनके वर्ग से दूसरे लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उसके लिए 2014 से पहले जो भी सरकारें रही है वो दोषी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने इस भेदभाव को भी खत्म किया कि सवर्णों को भी 10% आरक्षण देने का, दिलवाने का काम उन्होंने किया। लेकिन इस व्यक्ति ने तो कहा कि हम आरक्षण को ही खत्म कर देंगे। अब जो संविधान बचाने की बात कर रहा था, जो संविधान में जितनी भी संशोधन हुआ वो कांग्रेस के जमाने में हुई, और आज इस देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उसके जड़ में भी कांग्रेस है। चूंकि कांग्रेस ज्यादा दिन यहां सत्ता में रही, इसलिए तो मेरी राहुल गांधी से मेरी औकात क्या है कि मैं उनके साथ दुश्मनी करूंगा। कहां राजा भोज, कहां गंगवा तेली। मैं एक अदना सा भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं, इस देश का नागरिक हूं, एक कार्यकर्ता हूं भाजपा का। लेकिन वो जो हरकत करते हैं, जिस तरीके का हरकत करते हैं, जनता समझती है। और जिस पीच पर जाकर के वो बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पीच के ऊपर में हमारे प्रधानमंत्री की पकड़ बहुत ज्यादा है। उस पीच पे जाकर के तो कम से कम राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते हैं या भाजपा को नहीं हरा सकते हैं। रही बात सत्ता की, अगर उनको सत्ता में आना है तो कम से कम राहुल गांधी ने इस 10 साल के टेन्योर में, कालखंड में इतनी गलतियां की है कि कोई भी आदमी उन पर भरोसा नहीं करेगा। तो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचना ये तो उनके लिए दिवा स्वप्न है कि वो क्या कहता है कि प्रधानमंत्री बन भी जाएं, क्योंकि देश बहुत आगे निकल चुका है।
भारतीय जनता पार्टी का एक सेकेंड लाइन लीडरशिप और भी कड़ा रुख लेकर के इस देश को चलाने के लिए आगे आने की प्रतीक्षा में है। ठीक है, इसलिए राहुल गांधी के बस का नहीं है और मेरी उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिली मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुझसा बुरा न कोई। जो व्यक्ति इस देश के हर व्यक्ति, हर समाज का, जाति का नाम जानना चाहता था, उसको हमारे सांसद अनुराग ठाकुर जी ने पूछ दिया कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करता है। याद होगा उसमें कितनी जोर से मिर्ची इन कांग्रेसी चमचों को लगी थी। अभी आतंकवादी इनको कह दिया तो बहुत, मौत का सौदागर अच्छा है, नीच अच्छा है, कमीना अच्छा है, नाली का कीड़ा अच्छा है, बोटी बोटी काट देंगे अच्छा है, 7 फुट जमीन के अंदर गाड़ देंगे, ये सब बड़ी परंपरा, माने ये सब भाषा का प्रयोग ये राजनीति के उच्च मापदंड को स्थापित करता है। लेकिन आतंकवादी कह देना भारतीय राजनीति का गिरता हुआ कालखंड है। यही ना राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कहना चाहते हैं। सिख धर्म भारत की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता में भी इसका बहुत ही सकारात्मक योगदान रहा है सिख धर्म का। परंतु अमेरिका में जाकर श्री राहुल गांधी जी ने कुछ नकारात्मक टिप्पणी कर दी, भेदभाव जैसी टिप्पणी कर दी। देखिए, कांग्रेस का ये इतिहास रहा है। कांग्रेस आजादी के पहले से 2 नेशन थ्योरी पर जिन्ना जो काम कर रहे थे और उसी को जवाहरलाल नेहरू ने अपनाया और देश का विभाजन हुआ। आज जो सिख हैं, आपको भरोसा होना चाहिए कि कभी हिंदुस्तान के हिंदुओं ने, सनातनियों ने सिखों को अपने से अलग माना ही नहीं। जिस सिख धर्म के लिए गुरु गोविंद सिंह के दोनों शहजादे की शहादत पर पहली बार देश में प्रधानमंत्री जी ने बाल दिवस घोषित किया। जब भी वो किसी गुरुद्वारे में जाते हैं तो सिख धर्म को मानने वाले जो सिखी हैं, जितना गुरुद्वारे में जाकर के अपनी इबादत करते हैं उससे ज्यादा हम और हमारे प्रधानमंत्री गुरुद्वारे में जाकर के उस धर्म को मानते हैं। हम सहिष्णु हैं, हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। हम सर्व समाज की परिकल्पना लेकर के चलते हैं। लेकिन ये कांग्रेस का इतिहास है कि पंजाब के अंदर सिखों के साथ जो अन्यायपूर्ण जो हरकतें हुई उसको किसने किया? आज क्यों नहीं कोई पाकिस्तान, पंजाब में, हमारे पंजाब में भिंडरवाला पैदा हो जाता है? क्यों नहीं बब्बर खालसा का आतंकवादी वहां पर पैदा हो जाता है? क्योंकि सरकार सख्त है, सरकार की नजर है। अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है या लाल किले पे झंडा फहराने के बाद भी सरकार चुप है, तो अपने बच्चों का, अपने भाइयों का, अपने देशवासियों का सम्मान करती है कि तुम जितना भी कुछ कर लो, तुम पर हम लाठी नहीं चलाएंगे। याद है ना वो 26 जनवरी का कार्यक्रम, 26 जनवरी के समय जो पंजाब के कुछ खालिस्तानी आतंकवादी समर्थक जिन्होंने कुछ किया, फिर भी हमारी सरकार चुप रही। अगर, क्योंकि हम जानते हैं कि वो क्षणिक काल के लिए बहकावे में आ गए, विपक्ष के बहकावे में आ गए, और विपक्ष की यह राजनीति है, खास करके कांग्रेस पार्टी की। मैं समाजवादी पार्टी, मायावती जी या तेजस्वी जी या रामविलास जी, ये जो हमारी पार्टियां हैं, इनको इतना घातक, ममता बनर्जी को भी मैं उतना घातक नहीं समझता हूं जितना सबसे खतरनाक अगर इस देश के अंदर एक पार्टी है तो वह है कांग्रेस पार्टी। और मैं तो कहूंगा कि ये विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो अपने रास्ते से भटक गई। सारी कांग्रेस के अगेंस्ट में चुनाव लड़ करके हर स्टेट में सत्ता में आई। इनको वो आक्रामक रूप रखना चाहिए। सोशल बाइकाट कांग्रेस का करना चाहिए। सिर्फ वोट के लिए कांग्रेस के पास वोट कहां है? कांग्रेस के पास कहां वोट है? कम से कम अखिलेश जी के पास और तेजस्वी के पास तो एक मास वोट है उनकी जाति का। कांग्रेस के पास किसका वोट है ये तो आप भी जानते हैं। तो जो बात उन्होंने वहां जाकर के कही, ये एक बहुत ही विवादास्पद और टिप्पणी के लायक भी नहीं है। आप बताइए कि इस देश के अंदर में
सिखों के साथ कहां डिस्क्रिमिनेशन होता है? कौन से सिख को आज तक ये घटना सुनने में नहीं आई कि भारत सरकार ने उनके कारा पहनने पर, पगड़ी बांधने पे या दाढ़ी मूछ रखने पे और केस कंघी रखने पर कोई उन्होंने आपत्ति जताई हो? एक 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 इतिहास में एक पन्ना ऐसा हो जाए। अगर सिखों के साथ अगर सबसे बड़ा अपराध हुआ तो 1984 का दंगा है, जहां सिखों के गले में टायर डाल डाल करके आग लगा करके जिंदा मारा गया। क्या सिख जो सिख, अभी कभी कभी वेदना आती है, लोग बोलते हैं कि इस कांग्रेस पार्टी ने सिखों के लिए क्या किया है, किस तरीके का व्यवहार किया है। इनको माफी मांगनी पड़ी जी। इनके दो उस समय के जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार आज भी सजा याफ्ता है जी। और ये अपना यहाँ कहे हैं न जो चालन दुसलन सुख करके उनका अपने 76 गो छेद। अरे हम तो इतने सहिष्णु हैं कि देश के अंदर में अभी ही रेल की पटरियां उड़ा दी जा रही है, इतनी ट्रेन का एक्सीडेंट कराया जा रहा है, फिर भी हम चुपचाप, हमारी सरकार देख रही है, वॉच कर रही है कि आखिर ये कहां तक जाता है। तो ये सब बात राहुल गांधी को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। वो जिस फ्रंट का भी यूज कर ले, एक पढ़ा लिखा आदमी जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ने की बात करता है, वो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को तू तराक करके बात करेगा। ये संस्कार उसको अपने मां बाप से मिला है या कांग्रेसियों ने उनको ये संस्कार दिया है। और वो उनके प्रवक्ता जितने हैं, जिस तरीके से टीवी पर आते हैं, मैं 5-10 प्रवक्ताओं को सुनता हूं। एक सुरेंद्र राजपूत है, एक आलोक, कौन है, आलोक सिंह या क्या नाम है वो, सुप्रिया सिंह ने, तो खैर उनका कहना क्या है। अभी पवन खेरा को मैं सुन रहा था, उनको वाजपेयी जी के लिए बड़ा चिंता हो रही थी कि मोदी जी ने वाजपेयी जी की बड़ी बेइज्जती कर दी। जब मोदी जी चले जाएंगे और जोगी जी आएंगे तो मोदी जी की चिंता पवन खेरा को आना स्वाभाविक है। जिसकी बहन को, राधिका खेरा पवन खेरा की बहन है, जिसकी बहन को इसी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसियों ने छत्तीसगढ़ में बदतमीजी और बदसलूकी के साथ पार्टी से बाहर निकाला, और वो भाई अपनी बहन की अपमान को सह करके कांग्रेस पार्टी की राजनीति करता है। वो क्या राजनीति की बात करेगा? और उसको चिंता लगी हुई कि वाजपेयी जी का सम्मान नहीं रखा मोदी जी ने। पवन खेरा को यह समझना चाहिए कि जिस दिन वाजपेयी जी की अंतिम यात्रा निकली थी, नरेंद्र मोदी अपने नेता, अपने अभिभावक 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और खाली पैर श्मशान तक कंधा देकर के वाजपेयी जी को लेके गए थे। पूरी दुनिया ने देखा है। क्या पवन खेरा बात करेगा और कांग्रेस के लोग बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी जानी ही जाती है अपने संस्कारों के लिए। अभी 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस मनाया गया था, तो कांग्रेस पार्टी ने इसे बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। तो क्या रोजगार की स्थिति संतोषजनक है देश में? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप बोल रहे हैं कि रोजगार दिवस के रूप में और बेरोजगार दिवस में क्या बोल रहे हैं कि मनाया गया, क्या आप संतुष्ट हैं? बेरोजगारी हमारे देश की समस्या है। आप सोचिए, अगर इस देश के अंदर 5 करोड़ घुसपैठिए बाहर से, दूसरे देश से आकर के रहेंगे, तो कहीं न कहीं इस 5 करोड़ लोग, ये 5 करोड़ लोग जो हैं, वो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे विकास, हमारी संसाधनों का को प्रभावित करेंगे ही। जिस तरीके से देश 2014 के बाद गियर अप किया है, उस तरह की व्यवस्था हमारे पास जो यूपीए की 10 साल की सरकार थी वो नहीं थी। क्योंकि वो जो वाजपेयी जी के जाने के बाद जब वो सत्ता में आए, तो वो 10 साल सत्ता में रह करके अपना राशन पानी जुटाने के चक्कर में थे, ताकि उनको फिर आगे कैसे राजनीति करना है। तो लूट खसोट का बात चला हुआ था, लूट खसोट की बात चल रही थी। मुझे एक घटना याद आती है। एनबीसीसी, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, भारत सरकार का एक पीएसयू है। बहुत सारे काम भारत सरकार उनके साथ
उनको देती है, गवर्नमेंट एजेंसी है। उसमें नाम नहीं लूंगा, एक ऑफिसर, 2-3 ऑफिसर के साथ मेरा व्यक्तिगत रूप से कुछ मनमुटाव हुआ, झगड़ा हुआ, जिसके कारण मुझे काफी नुकसान हुआ और कारण भ्रष्टाचार था। मैं रिवोल्ट कर गया, मैंने रिश्वत नहीं देने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि उस ऑफिसर के गुस्से का दंश मैंने झेला और मेरा काफी नुकसान हुआ, इवन मेरा काम भी छीन लिया गया। अब आप देखें कि उस समय मैंने पार्लियामेंट में चिट्ठी लिखी, विजिलेंस कमीशन को चिट्ठी लिखी, कोई सुनवाई नहीं हुई और जांच के नाम पर एक खाना पूर्ति के लिए सोनिया जी उस समय में कुछ थी तो उनके पास भी मैंने चिट्ठी लिखा था। तो वो चिट्ठी वापस उसी अधिकारी के पास आ गया जिस अधिकारी के खिलाफ मैंने शिकायत किया था। विजिलेंस टीम मुझे बुलाई और मुझे कहा कि आपने अपना कंप्लेन वापस ले लीजिए। मैंने बोला सर ऐसा है, जितना मेरा नुकसान होना था वो हो गया, मैं तो इसका कंप्लेन वापस नहीं लूंगा। चलिए, ज्यादा दिन नहीं हुआ, वो ऑफिसर रिटायर हुआ और जिस तीनों अधिकारी, उसमें एक दिल्ली आरबीजी नॉर्थ था, नाम था एसके कौल, अभी बता देता हूं। दूसरा था नीलेश शाह, एजीएम एनबीसीसी दिल्ली जोन, और एक यूनिट इंचार्ज था हेमराज, जम्मू एंड कश्मीर का। बिकॉज मैं कश्मीर में भी काम कर रहा था, दिल्ली जोन का भी मैं काम कर रहा था, और तीनों अधिकारी आज सीबीआई केस में फंसे हैं और उनके खिलाफ सीबीआई का मुकदमा दायर हुआ है। और मैं परसों अपनी भी शिकायत सीबीआई को भेजी है कि ये काम मुझे मिला था, इनसे ये पूछा जाए कि किस सर्कमस्टांसेस में इन्होंने मेरे से काम छीना। आप एक व्यक्ति को काम देते हैं और अगर उसका वर्क रिसाइंड होता है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव उसके फ्यूचर पे पड़ता है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ दिया, ठेकेदारी मैंने छोड़ दी उस अफसर के कारण, लेकिन मैं झुका नहीं, क्योंकि झुकना मेरे खून में नहीं है। और भ्रष्टाचार पे कैसे लगाम लगता है, देर आए दुरुस्त आए। थैंक यू मोदी जी, आपने उस पर और आपकी टीम ने उस पर कार्यवाही की है। अब वो नेता नहीं है इसलिए वो बोलता है, वो कुछ बोलता नहीं है। नेता होता तो बोलता बदले की कार्यवाही है। तुमने कितने लूटे हैं ये तो सिस्टम में जाकर के पता चलता है कि तुमने लूटा कितना है। ठीक है, तो मोदी जी के बारे में ये कहना जो भ्रष्टाचार, वो तो केजरीवाल से जाकर के कोई पूछे कि भ्रष्टाचार का परिभाषा क्या है, मनीष सिसोदिया बता देगा या चिदंबरम बता देगा। जो गमले में, कांग्रेस के जमाने में गमले में गोभी उगती थी और 10 करोड़ की कमाई होती थी, ये चिदंबरम है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से पूछे कि 100 करोड़ रुपया बैगन का खेती करके कैसे कमाई थी। ठीक है, तो इस देश के अंदर जिन जिन लोगों ने जो जो किया है, मैं तो जब वो कहते हैं ना कि जिन्होंने इस देश को लूटा है उसको लौटाना ही पड़ेगा, तो सच पूछिए कि दिल को इतना सुकून होता है और छाती 56 इंच का हो जाता है कि कम से कम एक व्यक्ति जो इतनी ईमानदारी और शिद्दत से अपनी बात को कहता है, 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आरोप विपक्ष नहीं लगा पाया। तभी तो नीच कमीना और कुट्टी कुट्टी काट देंगे और साथ को, तभी तो उनको ये बात कहने की नौबत आई। अगर वो भ्रष्टाचार पे घेर लिए होते इस सरकार को तो इस तरह के अल्फाज वो नहीं बोलते। आप सोचिए कैसे चलता था हमारा देश, कि हमारे देश का एक ब्यूरोक्रेट ईरान में भारत का राजदूत है और वो अपने देश के रॉ के अधिकारियों की सूचना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को दे रहा है। हमारे देश का प्रधानमंत्री उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है और अपने बेटे को, अपने सपूत को, अपने भाई को, अपने अधिकारियों को बाहर में मरवा रहा है। ये जो 26/11 की घटना हुई थी, जिस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इंटेलिजेंस फेल्योर, इंटेलिजेंस क्यों फेल्योर हुआ?
चूंकि हम भारत सरकार, जो उस समय की सरकारें थी, उनका यह मानना था कि रॉ की कोई जरूरत नहीं है, एनआईए की कोई जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे सरकार ने इनको पंगु बना दिया। आज वही रॉ, वही एनआईए दुश्मन पाताल में हो तो वहां से खोज करके ला करके भारतीय कानून के तहत उसको सजा देती है। अब हमारे जो विरोधी होंगे कहेंगे विजय माल्या को क्यों नहीं लाए, नीरव मोदी को क्यों नहीं लाए, ललित मोदी को क्यों नहीं लाए। जब ये हारते हैं तो यही बात कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने इसका जवाब नहीं दिया। मैं इसका जवाब, अरे गुरुजी, राहुल जी, उसको तो हम बचा के रखे हैं तुम्हारा पोल पट्टी खुलवाने के लिए, ठीक है, वो बचा के रखे, वो सब एसेट है तुम्हारे कुकृत्यों को उजागर करने के लिए, सब तो एसेट है। सब बम हम एक ही बार फोड़ देंगे, अस्थिर अस्थिर से तुमको पानी पिला पिला के मारेंगे। आपका व्यावसायिक कर्मभूमि है पश्चिम बंगाल और राजनीतिक क्षेत्र है बिहार का विभूतिपुर क्षेत्र। दोनों के कानून व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में कैसा तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे आप? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक कर्मभूमि बनाना मैं चाहा था। मैं वो व्यक्ति हूं कि अगर जनता मुझे थोड़ा सा प्यार से भी देख ले तो मैं उस पर फिदा हो जाता हूं। तो लेकिन किसी कारण से, मैं उनका दोष नहीं दूंगा, मैंने ही समय नहीं दिया, इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया। आज भी मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अगर एक बार निकल जाऊं तो जनता मुझे प्यार करती है और मुझ पर विश्वास भी करती है। लेकिन मैं कोई झूठा वादा उदा करके लोगों के बीच जाना नहीं चाहता हूं। थोड़ी सी सुचिता हमारे अंदर में राजनीतिक क्षेत्र में है, व्यवसायिक क्षेत्र में हो ना हो ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ी सी सुचिता हमारे अंदर है। मेरा ये कॉन्शस अलाउ नहीं करता कि मैं लोगों के पास चुनाव के समय जाऊं और बोलूं कि मुझे वोट दो। एक आगे आने वाली पीढ़ी तैयार हो चुकी है, ठीक है, चुनाव लड़े थे, पहचान बनी, लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं, कार्य करता हूं, इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए। मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं, सेवा भाव। अभी आपने बोला ना 17 सितंबर को सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधान, तो अगर मैं 10 लोगों को ही सेवा करके उनको समाज में आगे लाता हूं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी राजनीति है। मुझे क्या चाहिए? राजनीति पैसा कमाने का साधन होगा ये मैं नहीं मानता हूं। राजनीति समाज सेवा के लिए होनी चाहिए, अपने लोगों के लिए होनी चाहिए, और उसमें अगर मैं फिट बैठता हूं तो जनता देगी, कभी मौका दे देगी। लेकिन फिलहाल तो हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। बस मैं जहां हूं वहां से मैं शिक्षा, चिकित्सा, खेल कूद, थोड़ा सा इंडस्ट्री, इस सब पर मैं काम कर रहा हूं। मेरे दिल में बहुत तमन्ना है, क्योंकि जिंदगी अब थोड़े दिन की बची है, शायद 10-15 साल काम करने का मौका मिलेगा, और अगर उतना मिला तो कुछ अपने गांव, अपने समाज, अपने पंचायत के लिए करके जाना चाहता हूं। जी, अभी जो केंद्रीय राजनीतिक छल प्रपंच है, और ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये मोदी जी की सरकार अपनी आयु पूरी कर सकेगी? कैसा सवाल आप कर रहे हैं? छल प्रपंच राजनीति का, आप महाभारत में देखें, वहां भी जो राजनीति थी छल प्रपंच की राजनीति थी। इतना बात आप आज एक नोट कर लीजिए, और ये सवाल फिर किसी से मत पूछिएगा। ये मोदी है जी, ठीक है, और इसको इतना जल्दी उखाड़ना संभव नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति, हमारा प्रधानमंत्री, 140 करोड़ देशवासियों के हृदय में वास करता है। जो वोट देते हैं उसको भी, और जो वोट नहीं देते हैं उसके दिल में भी। क्योंकि वो जो वोट नहीं देता है वो ही जानता है कि हिंदुस्तान से बढ़िया जगह हमारे लिए रहने के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जितनी आजादी इस सरकार में एक खास धर्म संप्रदाय के लोगों को मिली,
उतना कभी नहीं मिला। किसी ने पहली बार कोई प्रधानमंत्री ने कहा कि एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर, लेकिन आप तो उसको मदरसे में आतंकवाद सिखाते हैं, तो कैसे इस सिस्टम में रहेगा? आप मुझे एक बात बताइए, आजकल ये भी बड़ी जोर पे वक्फ बोर्ड और ये वो की चर्चा बहुत है, फिर कभी दूसरी मीटिंग में इस पर भी हम बोलेंगे आपको। फिलहाल तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने मदरसे में शिक्षा क्या दी है? हम स्कूल गए तो मुझे क्या प्रार्थना सिखाया गया, और प्रार्थना में उस समय स्कूल में जो हम लोग कहते थे तो क्या प्रार्थना कर, मां सार दे कहां तू बीना बजा रही है। और ये मदरसे में क्या सीखते हैं कि किस तरीके से काफिरों को हत्या किया जाए। तो कभी भी जो धर्म हमें काफिर मानता है, मैं एक मौलाना को देखा मदरसा में किताब पढ़ाते हुए, उसमें वो कहता है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। हिंदू और सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि जो सनातन को नहीं मानता वो हमारा दुश्मन है। और कितने अत्याचार सहे। गुरु गोविंद सिंह के 2 साहजादे को जिंदा चुनवा दिया गया। आप सोच सकते हैं कि उस समय कैसी स्थिति रही होगी। हमारे देश का वो नौजवान खुदीराम बोस, भगत सिंह, ये लोग जो फांसी पे झूल गए, क्या इसी भारत के लिए? आप सोचिए, अगर सच में आप गरीबों का मदद करना चाहते हैं, इस देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के साथ के ऊपर निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो इस तरीके से तो नहीं चलेगा कि परिवार के 15 व्यक्तियों को आप टिकट दे देंगे। सारा राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता आपके परिवार का ही होगा, बाकी लोग दरी और चादर बिछाने के लिए होंगे। तो ये सब चीजें दुर्भाग्य है और थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सफाई अभियान जारी है। जी, राजनीति में 2 शब्द हैं, एक राज और दूसरी नीति। तो देखने में आता है कि राज करने के लिए लोग नीति का परित्याग कर देते हैं, कुछ है कि नीति के लिए राज का परित्याग कर देते हैं। देखिए, आप किसका समर्थन? नीति के लिए राज का त्याग करने वाले एक ही व्यक्ति थे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। उसके पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन पहली बार जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, वो जवाब दे रहे हैं हमारी आज की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसका शीर्ष नेतृत्व। तो राजनीति, हम नीति के लिए राज छोड़ने वाले नहीं, चूंकि इस देश को अभी जो सरकार चल रही है उसकी जरूरत है। जी, अब हम लोग राजनीति से हटकर कुछ व्यक्तिगत जीवन में जब आप परेशान हो, कुछ आनंद के लिए संगीत वगैरह सुनते हैं? ये जो इस तरीके का विचारधारा में विश्वास करता होगा वो निश्चित तौर से संगीत का भी प्रेमी होगा। कविता, संगीत, ये सब चीजें जो है ना, आपकी भावना, आपकी चीजों को, भीतर की चीजों को, उद्गार को निकाल करके बाहर लाती है। ये भी एक पढ़ाई का और ये भी एक शिक्षा का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और आप किस तरीके का गाना सुनते हैं, किस तरीके के लोगों की बातें सुनते हैं, ये भी आपके संस्कार और आपके निरंतर जो अपने अंदर जो रिफॉर्म होना है उसके लिए जरूरी है। जी, भोजपुरी और मैथिली की श्लीलता और अश्लीलता पर आपका चिंतन क्या होगा? देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, मैं तो कभी कभी जब वो भोजपुरी का गाना, और देखिए दोनों ही भाषा, भोजपुरी और मैथिली, हमारी विरासत है। एक विद्यापति जी और एक भिखारी ठाकुर, बहुत ही मधुर भाषा है, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है सही मामले में। लेकिन क्या हुआ कि इस सब कुछ बदला है तो कुछ वो भी बदल गया। और मैथिली में तो अश्लीलता कम है, भोजपुरी में ज्यादा है। और जिस तरीके का डांस और गाना होता है वो मुझे पसंद नहीं है, और चाहे वो पवन सिंह जैसा ही सिंगर क्यों ना हो, मैं लाइक नहीं करता हूं। एक बार एक नया लड़का, उभरता हुआ लड़का, होली मिलन समारोह हो रहा था, तो वो शिवेश मिश्रा को, मेरे एक छोटा भाई स्वरूप है, उसको मैंने बोला था यार होली मिलन समारोह है तो कुछ गाना बजाना होना चाहिए, तो शिवेश मिश्रा को बुला के लाया था। ये है करीब 10 साल पहले की बात। इसी जगह उसका कार्यक्रम हो रहा था।
मुझे ऊब करके बीच में उसका कार्यक्रम रुकवाना पड़ा, क्योंकि लोग आजकल के युवा पीढ़ी एक्चुअली क्या है ना कि देखिए मैंने बोला ना, युवाओं के अंदर कुछ चीज मैंने रिफॉर्म करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज वो टोटली लाइन से बेलाइन हो गए हैं। उसका पहला काम तो उनके पास काम नहीं है, उनके पास समय ही समय है, और ये काम ना होने के कारण वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। उनके फ्रस्ट्रेशन को कम करना और उनको समाज के साथ जोड़ करके उनको आगे बढ़ाना, ये इस पर काम होना चाहिए, इस पर वर्कशॉप होना चाहिए, सरकार को ये प्रयास करना चाहिए। जी, हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए आपका कुछ प्रेरक संदेश चाहिए। देखिए, प्रेरक संदेश नहीं है, मैं समझता हूं कि उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप में बहुत ऊर्जा है, आप अपने ऊर्जा का सदुपयोग कीजिए। आइए हम सब लोग मिल करके एक अच्छे समाज, एक अच्छे भविष्य की ओर अपने समाज को लेकर के चलें और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा नेतृत्व दे सकें। मैं तो यही कहूंगा, निराशा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो सरकार है हर क्षेत्र में काम कर रही है। और मुझे क्षेत्र से शिकायत मिलती है कि सरकार की योजना है लेकिन पैसे नहीं मिलते हैं, तो उस पर मैं कुछ काम करना चाहूंगा और मैं सेलेक्ट करूंगा जो युवा काम करना चाहेंगे उनके लिए बहुत छोटे छोटे मॉडल। मैं अभी सब बहुत ये होगा कि मैं अभी कुछ कहूं, लेकिन आपको दिसंबर के बाद रिजल्ट आ जाएगा। हम इस विभूतिपुर को, इस टबका को इंडस्ट्रियल हब में लेके जाएंगे। चलिए, आपने मिथिला न्यूज टुडे के सभी प्रश्नों का बड़ी ही स्पष्टता और निर्भीकता के साथ उत्तर दिया, हमें समय भी दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करते हैं आपको। जी धन्यवाद, नमस्कार।